चलिए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया था और ये आपकी सीरीज चल रही है 1 to 372 क्वेश्चंस। 51 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, मिल्टन डिस्क्राइब्स हिज प्लूटोनिक थॉट इन हिज पोएम। मिल्टन ने अपनी किस कविता में प्लूटोनिक थॉट को दिया है? दोस्तों, प्लूटोनिक थॉट मैंने आपको ये क्वेश्चंस में डिस्क्राइब किया था। प्लूटो की जो थ्योरी है उससे मैच खाती हुई थ्योरी जो है मिल्टन ने अपनी दी है इल पेंसोरेसो में। तो आपको बस इतना याद रखना है, इन विच पोएम मिल्टन डिस्क्राइब्स हिज प्लूटोनिक थॉट। याद रखिएगा दोस्तों, प्लूटोनिक थॉट तो इल पेंसोरेसो, इल पेंसोरेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन इल पेंसोरेसो। इल पेंसोरेसो में कुल कितनी लाइनें हैं? अब तो करना। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन इल पेंसोरेसो। इल पेंसोरेसो में कितनी लाइनें हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल लाइन्स हैं 176। 176 लाइन की ये कविता है इल पेंसोरेसो। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन एल एलिग्रो। एल एलिग्रो में कितनी लाइनें हैं दोस्तों? 152 लाइन्स हैं एल एलिग्रो में। एल पेंसोरेसो में 176 हैं। दोनों याद रखिएगा, पहले एल एलिग्रो करें उसके बाद एल पेंसोरेसो। एल एलिग्रो में 152 लाइन्स और एल पेंसोरेसो में 176 लाइन्स। इसके बाद एक कोटेशन है दोस्तों, एल एलिग्रो एंड एल पेंसोरेसो आर द मोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्टन अर्ली पोएटिक मैच्योरिटी हु पॉइंट्स आउट। किसने कहा है कि एल एलिग्रो और एल पेंसोरेसो मोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं मिल्टन की जो कैरियर है, मैच्योरिटी की कविताओं का, पोएटिक कैरियर उसका। तो उसके मोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट किसने बताया है? एल एलिग्रो को और एल पेंसोरेसो को। दोस्तों ये है टिलियार्ड, डॉक्टर टिलियार्ड, याद रखिएगा। डॉक्टर टिलियार्ड ने एल पेंसोरेसो को और एल एलिग्रो को मोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कहा है। तो आप इतना याद रखिएगा, मोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एल एलिग्रो और एल पेंसोरेसो को किसने बताया है? डॉक्टर टिलियार्ड। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, हु कंसिडर ट्विंस पोएम्स द प्रोडक्ट ऑफ ए वोकेशन ड्यूरिंग हिज लॉस्ट ईयर्स एट कैम्ब्रिज। देखिए, हु कंसिडर ट्विंस पोएम्स, किसने कंसिडर किया है ट्विंस यानी जुड़वा पोएम को? और आपको मालूम है जुड़वा पोएम कौन सी है? एल एलिग्रो और एल पेंसोरेसो। द प्रोडक्ट ऑफ ए वोकेशन ड्यूरिंग हिज लॉस्ट ईयर एट कैम्ब्रिज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर टिलियार्ड एंड डेविड डैचेस। डॉक्टर टिलियार्ड एंड डेविड डैचेस। तो यहां भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहां भी देखिए प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इस तरह आप दोनों कोटेशन को मैच कर लें और डॉक्टर टिलियार्ड इनका आंसर है। विच काइंड ऑफ पोएम इज लेसिडास। लेसिडास किस तरह की पोएम है? तो आपको मालूम है दोस्तों, इट इज ए पास्टरल एलेजी। पहली बात तो ये एक एलेजी है लेसिडास, जो किसी की मृत्यु पर लिखा गया शोकगीत है। एलेजी का मतलब होता है शोकगीत। दूसरा, ये पास्टरल है, इसमें शेफर्ड की कहानी है। तीसरी बात, ये मोनोडी है, एक व्यक्ति का विलाप इसमें दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लेसिडास इज ए पास्टरल एलेजी या ए मोनोडी। When was लेसिडास पब्लिश्ड एंड रिटन। लेसिडास को कब लिखा गया और कब पब्लिश किया गया? तो दोस्तों लेसिडास पब्लिश हुआ है 1638 में और इसको लिखा गया है 1637 में नवंबर में एट कैम्ब्रिज इन मेमोरियल वर्सेस। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो मेमोरियल वर्सेस है दोस्तों, ये मैंने आपको उसके बारे में बताया था। इट इज ए कलेक्शन
of elegies written on the death of King Edward. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक होड़ सी लग गई थी एलेजी लिखने की एडवर्ड किंग के ऊपर। उसी में उसका जो सेकंड पार्ट था मेमोरियल वर्सेस, उसमें इन्होंने मिल्टन ने अपना जो एक एलिजी का पार्ट था लेसिडास के रूप में एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, वो इसमें सम्मिलित करा दिया। तो उसको लिखा गया है दोस्तों 1637 में, इंपॉर्टेंट डेट है, और पब्लिश हुए है 1638 में, याद रखिएगा। हु आर द कंटेम्पोरेरी ऑफ मिल्टन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्टन के जो कंटेम्पोरेरी हैं वो कौन कौन है। तो देखिए मिल्टन के साथ सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं एडवर्ड किंग का, ये इनके समकालीन रहे। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन। जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी इनके समकालीन रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन, ये भी इनके समकालीन रहे हैं। हेनरी लुईस को तो आप जानते ही होंगे, इनके मित्र हैं। थॉमस कैरियू, ये भी इनके समकालीन रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि समकालीन कौन कौन है। तो इनके कंटेम्पोरेरी जो है वो आप जरूर याद रखिएगा। एडवर्ड किंग है, आपको मालूम है लेसिडास लिखा है। जॉर्ज हर्बर्ट है, डॉक्टर जॉनसन है, हेनरी लुईस है, थॉमस कैरियू है और एंड्रयू मार्वेल भी हैं दोस्तों। इज लेसिडास पब्लिश टाइम टू टाइम। क्या लेसिडास को बार बार समय समय पर पब्लिश किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, लेसिडास को बार बार पब्लिश किया गया है। इन लेसिडास मिल्टन गिव्स हिज व्यूज अबाउट द करप्शन ऑफ क्लर्जी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आप तैयार रहें। लेसिडास जो है उसमें करप्शन ऑफ क्लर्जी, पादरियों का जो भ्रष्टाचार है वो दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, जरूर याद रखिएगा। इन लेसिडास मिल्टन गिव्स हिज व्यूज। आपसे पूछा जाएगा मिल्टन ने पादरियों का जो करप्शन है उस पर अपने विचार किस कविता में दिए हैं? तो वो है लेसिडास। दोस्तों आपको याद रखना है, लेसिडास में करप्शन ऑफ चर्च दिखाया गया है, करप्शन ऑफ क्लर्जी दिखाया गया है। लेसिडास इज ए कन्वेंशनल नेम ऑफ ए शेफर्ड। लेसिडास जो है दोस्तों एक नाम है। किसको लेसिडास पुकारा गया है, किसको लेसिडास कहा गया है? तो ये शेफर्ड के रूप में हम देखते हैं। लेसिडास इज ए शेफर्ड, एक ग्वाला है। आप ग्वाले के रूप में इसको देखते हैं लेसिडास को, क्योंकि लेसिडास एक पास्टरल एलेजी है। और पास्टरल एलेजी में पास्टरल दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंग्लिश हिस्ट्री से ली गई हैं, एक तो ग्राम्य परिवेश, प्राकृतिक वातावरण, पास्चर यानी चारागाह। और जब चारागाह की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इसका सोर्स है एलेजी का, उसमें एक ग्वाले को अपनी किसी प्रिय वस्तु पर शोक करते हुए दर्शाया जाता है। तो यहां पर लेसिडास इज ऑल्सो अ शेफर्ड who comments that Edward King is not the real but a merely the nominal subject of Lycidas। दोस्तों इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये मैं जो आपको सीरीज करा रहा हूं दोस्तों, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उसको चेक कर लूंगा, रीचेक कर लूंगा। वैसे मैंने इनको सभी क्वेश्चंस को चेक करके करेक्ट करने के बाद मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है, हु कमेंट्स दैट, किसने कमेंट किया है कि एडवर्ड किंग इज नॉट द रियल, वास्तविक नहीं है, बट मेयरली द नॉमिनल सब्जेक्ट ऑफ लेसिडास। तो ये भी दोस्तों टिलियार्ड और केजामियन ने ये बात, इसका समर्थन किया है कि एडवर्ड किंग इज नॉट द फुल्ली सब्जेक्ट ऑफ लेसिडास। पूर्ण रूप से जो लेसिडास है वो एडवर्ड किंग पर लिखी गई एलेजी नहीं है, इस बात का ये समर्थन करते हैं टिलियार्ड और केजामियन। लेसिडास कैन बी डिवाइडेड
कितने पार्ट में लिसिडास को बांटा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसिडास कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। लिसिडास को जो एलेजी है उसको 6 यानी 6 भागों में बांटा जा सकता है। इज देयर एनी काइंड ऑफ एपिलॉग इन लिसिडास? देखिए, आपको क्वेश्चंस को याद रखना है। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें, तैयार रहें। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं और अन्यथा कहीं दिमाग अपना दौड़ाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल जाए और आप गलती कर बैठे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। इज देयर एनी काइंड ऑफ एपिलॉग इन लिसिडास? क्या लिसिडास में किसी प्रकार का एपिलॉग है? दोस्तों, 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्रोलोग, जो किसी भी जो ड्रामा है उसके शुरुआत में होता है, और अब तो ट्रेडिशन बदल गई है, अब तो किसी भी रचना में प्रोलोग को ऐड कर दिया जाता है। और एपिलॉग जो होता है दोस्तों, वो अंतिम स्पीच होती है। तो प्रोलोग और एपिलॉग। अब यहाँ पर पूछा गया क्या लिसिडास में कोई एपिलॉग है? तो जहां तक मुझे याद है कि इसमें लास्ट की लाइनें जो हैं 8 और 10 लाइनें समथिंग, वो एपिलॉग के रूप में है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं यस, इन लिसिडास देयर इज ए एपिलॉग। अब डिवीजन ऑफ लिसिडास देख लीजिए दोस्तों, क्या डिवीजन है इसको आप समझ लीजिए। जो हमने अभी बताया कि था कि लिसिडास कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, तो वो कौन कौन से पार्ट हैं उसको आप जरा समझें। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन 1 to 125। दूसरा है सेकंड पार्ट 25 लाइन्स से 84 लाइन्स तक। और जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, उसके 2 भाग हैं, एक सेकंड पार्ट, एक सेकंड मेन पार्ट। वो 85 से 131 लाइन तक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया दोस्तों। ये एक्चुअल में लिखा है यहाँ पे थर्ड पार्ट, लेकिन ये फोर्थ पार्ट हुआ 132 से 164 तक। और जहां पर लिखा है फोर्थ पार्ट, ये 6 पार्ट हुआ 165 से 185। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट एपिलॉग, यानी कि जो छठा पार्ट है वो एपिलॉग है। लास्ट 8 लाइन्स जरूर याद रखिएगा, लास्ट 8 लाइन्स। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिसिडास में कुल जो लाइनों की संख्या है वो 193 है, 193 लाइन्स हैं। और इसमें लास्ट की 8 लाइन जो है दोस्तों वो एपिलॉग है। और इसको हम डिवाइडेशन के रूप में देखें तो जनरल डिवाइडेशन तो दोस्तों 5 सेक्शन में है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। तो अगर उसको अलग अलग हम काउंट करते हैं तब ये कुल 6 पार्ट में डिवाइडेड माना जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों एक लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको अगर ये लाइन आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इस लाइन को मैंने मेंशन किया है। यहां पर लाइन है दोस्तों, डैफोडिल्स फिल देयर कप्स विद टीयर्स। देखिए यहाँ पे शब्द आया है डैफोडिल का, और डैफोडिल इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में, देखिए पता नहीं कैसे लोग हैं, कमेंट बॉक्स में जो मन आता है वो लिख देते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो कमेंट बॉक्स है उन पर अगर आप जाएं तो एक बार आप मेरे से क्वेश्चन का आंसर जो भी उन्होंने बताया हो उसको मेरे से कंफर्म जरूर कर लें, क्योंकि मेरा जो मैं आंसर बताता हूं वो किसी आधार पे मैंने बताया है। एक्चुअली टू डैफोडिल जो है वो कविता है हैरिक की, और डैफोडिल जो पोएम है वो है वर्ड्सवर्थ की। तो आपसे पूछा जाएगा कि डैफोडिल किसकी कविता है, तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब आपसे कहा जाएगा टू डैफोडिल किसकी कविता है, तब आप कहेंगे हैरिक की। और यहां पर पूछी गई है लाइन कि डैफोडिल्स फिल देयर कप विद टीयर्स। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो इसको यही समझेगा कि ये जो लाइन है ये लाइन डैफोडिल पोएम से है, लेकिन दोस्तों ये डैफोडिल पोएम की लाइन नहीं है।
ये लाइन लेसिडास की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको याद रखें। मैंने यहाँ पर लाइन नंबर भी मेंशन किया है, 150 लाइन है ये लेसिडास में। तो डैफोडिल्स फिल, जो डैफोडिल्स हैं वो फिल भर देते हैं देयर कप्स, अपना कप विद टीयर, आंसुओं से। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर आप याद रखें, मिसमैच ना करें। इट इज द लाइन ऑफ लेसिडास एंड लेसिडास इज इन एलेजी। तो बिल्कुल आप दोस्तों इसको याद रखिएगा, डैफोडिल्स फिल्स देयर कप्स विद टीयर्स, इट इज अ लाइन ऑफ लेसिडास। फिर से सुन लीजिए, डैफोडिल्स फिल भर देते हैं देयर कप्स, अपने प्यालों को, विद टीयर, अपने आंसुओं से। तो याद रखिएगा, डैफोडिल्स फिल देयर कप्स विद टीयर्स, इट इज ए लाइन ऑफ लेसिडास। ये लेसिडास की लाइन है दोस्तों, इट इज नॉट द लाइन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल। डैफोडिल की लाइन नहीं है, बल्कि लेसिडास से लाइन ली गई है। मिल्टन रोट ए सोनेट व्हेन बीइंग 23, नेम द सोनेट। मिल्टन जब 23वें वर्ष में थे, 23वें साल में वो आए, तो उन्होंने एक अपना सोनेट लिखा। उस सोनेट का नाम क्या है दोस्तों? तो सोनेट का नाम भी उसी एज के नाम पर है, ऑन हिज 23rd बर्थडे। याद रखिएगा दोस्तों, इट इज ए सोनेट बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का ये सोनेट है, ऑन हिज 23rd बर्थडे। तो अपनी एज पर जब वो 23 वर्ष के हुए, तो उन्होंने उसके जन्मदिन पर अपना एक सोनेट लिखा, और ये सोनेट है ऑन हिज 23rd बर्थडे। दिस सोनेट इज कंपोज्ड ऑन, इसको कब कंपोज किया गया दोस्तों? 9 दिसंबर 1631 में। 9 दिसंबर 1631 में इसको कंपोज किया गया है। मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए, मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है दोस्तों, वो किस प्रकार का वर्क है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है दोस्तों, वो एक सोनेट है। और सोनेट आपको मालूम है 14 लाइनों की जो कविता होती है अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य में, उसको सोनेट कहा जाता है। और ये डिवाइडेड होती है दोस्तों 2 भागों में, मुख्य ऑक्टेव में और सस्टेट में। ऑक्टेव में दोस्तों 8 लाइनें होती हैं, और सस्टेट में 6 लाइन होती हैं। और 8 और 6 को यदि आप मिला दें तो टोटल 14 लाइन्स होती हैं। तो मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है दोस्तों, वो एक सोनेट है, याद रखिएगा। When was on the blindness written? On his blindness, यहाँ पे on his blindness है दोस्तों। on his blindness कब लिखा गया है? 1652 में दोस्तों, क्योंकि 1652 में ही मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे दोस्तों। याद रखिएगा 1652 में। और अगर एज पूछता है तो एज याद रखिएगा 44 वर्ष की अवस्था में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे। और सन अगर आपसे पूछता है तो 1652 में दोस्तों। द राइम स्कीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके जो सोनेट हैं दोस्तों, उन सोनेट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आपसे वो इसकी राइम स्कीम पूछ सकता है। राइम स्कीम क्या है? याद रखिएगा, ABBA ABBA CDE CDE। और आपको बता दूं, मिल्टन की जो मिल्टोनिक सोनेट हैं, ये राइम उनके सभी सोनेट्स में पाई जाने वाली राइम स्कीम भी है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक में आप याद करना चाहें तो उसको आप अब्बा, देखिए अब्बा अब्बा लिखा है, आप हंसेंगे इस बात को सुन करके, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, अब्बा अब्बा CDE CDE। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये जो सोनेट हैं
मिल्टन के उनके मैक्सिमम जो सोनेट है उनकी राइम स्कीम यही है। तो अगर आपसे वो मिल्टन के सोनेट की राइम स्कीम पूछता है दोस्तों तो आपको यही बताना है। यहाँ पर CDE जो है ये कहीं कहीं आपको चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, आपसे पूछा जाए कि मिल्टन के सोनेट की राइम स्कीम क्या है तो आप इसी को मेंशन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उनका सोनेट है उसकी राइम स्कीम भी यही है। मिल्टन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, मिल्टन के जो सोनेट हैं वो डिवाइडेड हैं, किन चीजों में बटे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया मिल्टन ने जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ सोनेट थी उसको अपनाया, और क्लासिकल जो फॉर्म है इटालियन सोनेट की उसमें सोनेट दो भागों में, ऑक्टेव जिसको हम 8 लाइनों का स्टेंजा कहते हैं, और सस्टेट जिसको हम 6 लाइन का स्टेंजा कहते हैं, में डिवाइडेड होते हैं। इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट जो है ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइडेड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है दोस्तों वो ये है कि ये जो ऑक्टेव होता है ये भी 2 भागों में बटा होता है। 4/4 लाइन के 2 स्टेंजा इसमें होते हैं दोस्तों, 4/4 लाइन के 2 स्टेंजा इसमें होंगे, और ये जो 4 लाइन का स्टेंजा है दोस्तों ये क्वाट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाट्रेन कहलाता है। तो 2 क्वाट्रेन मिलकर के एक ऑक्टेव बनाते हैं, और यहां जो सस्टेट है दोस्तों यानी 6 लाइन का जो स्टेंजा बन रहा है ये भी दोस्तों 2 भागों में डिवाइडेड होता है। ये 3 लाइन का स्टेंजा, 3 लाइन का स्टेंजा होता है जिसको टर्सेट बोला जाता है दोस्तों। तो 2 टर्सेट मिलकर के एक सस्टेट बनाते हैं, 2 क्वाट्रेन मिलकर के एक ऑक्टेव बनाते हैं, और इटालियन सोनेट और जो मिल्टोनिक सोनेट है वो मूल रूप से ऑक्टेव और सस्टेट में बटे होते हैं। अब ये चेंज ऑफ ऑक्टेव और सस्टेट क्यों है दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो 14 लाइनें होती हैं सोनेट में उसमें शुरू की 8 लाइन में एक थॉट होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम ऑक्टेव बोल रहे हैं। वो जो 8 लाइनों का थॉट होगा वो जैसे ही नवी लाइन से एंटर होगा, नवी लाइन पे पहुंचेगा, तो वो जो लास्ट की 6 लाइन है दोस्तों वहां से नवी लाइन से चेंज ऑफ थॉट देखने को मिलता है, विचारों में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ेंगे तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो शुरू की 8 लाइन है उसमें मिल्टन क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, भगवान को कोसता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन 8 लाइनों के बाद जैसे ही आप नवी लाइन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वहां पर चेंज ऑफ थॉट आपको देखने को मिलता है। मिल्टन कहने लगता है कि नहीं नहीं, भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया है, भगवान को मेरी रोशनी की जरूरत नहीं है, भगवान के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, वह अपने गिफ्ट की किसी से मांग नहीं करता है। तो इस तरह का चेंज ऑफ थॉट जो है सोनेट के अंदर वो ऑक्टेव और सस्टेट में होता है, इसीलिए ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टेव ऑलरेडी 4/4 में डिवाइडेड है और सस्टेट ऑलरेडी टर्सेट में डिवाइडेड है। व्हाट वाज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या है दोस्तों? तो देखिए, एक तो ये है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये आप याद रखिए, बड़ा स्पष्ट करके याद रखिए। पैराडाइज लॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, पैराडाइज रिगेन की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है दोस्तों एजर्ट इंटरनल प्रोविडेंस। ये 2 आपसे वो पूछेगा। जनरली जो उसने पूछा है पिछले एग्जाम्स में दोस्तों वो ये पहला वाला है, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या है। तो वो थीम है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और दूसरा है दोस्तों एजर्ट इंटरनल प्रोविडेंस,
क्योंकि मिल्टन ने वास्तविक जो पैराडाइज की व्याख्या की है, जो खोज की है दोस्तों, तो वो पैराडाइज, वो स्वर्ग अंततः उन्होंने कहा है कि मनुष्य के हृदय में है। तो दूसरा जो थीम है इसका, एजर्ट या टाइटल भी आप कह सकते हैं, इंटरनल प्रोविडेंस है। इसको आप विशेष रूप से इस क्वेश्चन को आप याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन्वोकेशन ऑफ यूरेनिया इज द ओपनिंग ऑफ। दोस्तों पूछा गया है कि यूरेनिया को किस बुक में आवाहन किया जाता है पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट की कौन सा वो भाग है जिसमें यूरेनिया को, गॉडेस यूरेनिया को आवाहन किया जाता है, इन्वोकेशन किया जाता है? तो दैट इज दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट बुक 7। पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 7 है उसमें यूरेनिया का आवाहन, गॉडेस का आवाहन किया गया है। पर्टिकुलरली आप ध्यान रखिएगा यूरेनिया का। यूरेनिया इज ए हेवनली म्यूज एंड डॉटर ऑफ गॉड। अब यहां पर समझिए यूरेनिया कौन है दोस्तों? इट इज ए हेवनली म्यूज। म्यूज आप समझते होंगे, ये एक देवी है, गॉडेस है, और ये है कौन? तो भगवान जो वास्तविक ईश्वर है उनकी डॉटर के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यूरेनिया इज द डॉटर ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है इसी बार ही आपको एग्जाम में देखने को मिले। हेल होली लाइट ए इन्वोकेशन इन। ये जो पहली लाइन है दोस्तों कि हेल होली लाइट, ये शुरुआत किस किताब की है, कौन से वॉल्यूम की है पैराडाइज लॉस्ट के, किस वॉल्यूम में उन्होंने इस तरह से आवाहन किया है हेल होली लाइट? तो दोस्तों ये है बुक 3। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए बुक 3 है और यहां पर देखिए आप हेल होली लाइट, यहां भी 3 शब्द हैं, हेल होली लाइट। तो ये जो इन्वोकेशन है, ये जो आवाहन है दोस्तों, ये बुक 3 में है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप। इसके बाद आते हैं हु वॉज सेंट टू एक्सपेल एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज। देखिए किसको भेजा गया गॉड के द्वारा टू एक्सपेल एडम एंड ईव, एडम और ईव को एक्सपेल करने के लिए फ्रॉम पैराडाइज, पैराडाइज से। तो आप ध्यान दीजिएगा माइकल, ये क्वेश्चन आएंगे अब दोस्तों कुछ इस तरह के, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि एडम और ईव को पैराडाइज से निकालने के लिए गॉड ने किसको भेजा था। तो आप ध्यान दीजिए माइकल, माइकल द आर्कएंजल, माइकल को उन्होंने भेजा था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। To whom God sent to expel Adam and Eve from paradise? The correct answer is Michael the archangel. माइकल को उन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which work is considered the last famous work of Milton? कौन सा वर्क मिल्टन का अंतिम फेमस वर्क कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सैमसन एगोनिस्टिस इज कॉल्ड द लास्ट फेमस वर्क ऑफ मिल्टन। सैमसन एगोनिस्टिस वाज पब्लिश्ड इन, सैमसन एगोनिस्टिस जो पब्लिश हुआ है दोस्तों वो 1671 में यानी 1671 में, अलोंग विद साथ में पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टिस को एक साथ पब्लिश किया गया है 1671 में। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्टिस एक साथ इनको पब्लिश किया गया है 1671 में। कंफ्यूज ना हो, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी।
विच वर्क इज कंसिडर्ड द लास्ट फेमस वर्क ऑफ, तो ये तो मालूम है, अभी हमने बात की थी, सैमसन वाज ए। अब क्वेश्चन है कि सैमसन एगोनिस्टिस में जो सैमसन है दोस्तों वो कौन है? तो आपको पता है, आपको मैंने बताया है, सैमसन एगोनिस्टिस में जो फिलिस्टाइंस हैं उनके बीच और जो इजरायली हैं उनके बीच एक लड़ाई है, और सैमसन जो है वो एक इजरायली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इजराइल से है, इजराइल का एक योद्धा है, एक फाइटर है। सैमसन इज अ फाइटर ऑफ इजराइल। सैमसन वाज कैप्चर्ड बाय, सैमसन को किनके द्वारा पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है? तो आपको मालूम है फिलिस्टाइंस जो हैं वो उनको अपनी कैद में कर लेते हैं छल से, कपट से। Who seduces Samson and cut all his hair? आपको बता दूं, छोटी सी कहानी है। सैमसन जो एक योद्धा था, उसकी जो ताकत थी वो उसके बालों में थी। जब तक उसके सिर पे उसके लंबे लंबे बाल थे तब तक कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। और यही हुआ कि जो उनकी बिलव्ड थी, उनकी वाइफ थी डिलीला, उसने उनको उनके साथ चीट किया, फ्रॉड किया, और उन्होंने धोखे से सैमसन के जो हैं बाल वो चीट करके कटवा दिए। और जैसे ही सैमसन के बाल कट गए तो वो वीक हो गए, कमजोर हो गए, और तब जो फिलिस्टाइंस थे उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। तो हु सेड्यूसेस, किसने सेड्यूस किया, किसने मूर्ख बनाया? तो डिलीला। याद रखिएगा, सैमसन की हार का कारण डिलीला थी, कैप्टिविटी का कारण डिलीला। सैमसन हैड द पावर ऑफ, सैमसन के अंदर किसके जैसी या किसकी ताकत थी? तो सैमसन जैसा योद्धा वो एक दूसरे महान योद्धा हरकुलिस जैसी पावर रखता था। हरकुलिस, याद रखिएगा, सैमसन हैज द पावर ऑफ हरकुलिस। सैमसन के अंदर हरकुलिस जैसी शक्ति, ताकत थी। हु वाज सैमसन्स फादर, सैमसन के फादर का क्या नाम है? सैमसन के फादर का नाम है दोस्तों मनोआ। मनोआ इज द फादर ऑफ सैमसन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मनोआ इज द फादर ऑफ सैमसन। आगे है हु मेड सैमसन ब्लाइंड, सैमसन को ब्लाइंड किसने कर दिया? दोस्तों आपको बता दूं, जब फिलिस्टाइंस जो है वो कैप्चर्ड कर लेते हैं सैमसन को, तो सैमसन की ताकत से भयभीत होकर के वो उसको आंखों में सरिया घुसा करके उसको अंधा बना देते हैं। और यहीं पे आपको एक बात समझनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क अगर कोई मिल्टन का है दोस्तों तो वो है सैमसन एगोनिस्टिस। तो सैमसन एगोनिस्टिस इज ए ग्रेटली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। जैसे जॉन मिल्टन की आधी उम्र में ही उनकी आंखें चली गई थी, ऐसे ही सैमसन को दिखाया गया है कि फिलिस्टाइंस के द्वारा उसको ब्लाइंड बना दिया जाता है। उसके बाद भी वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, हु मेड सैमसन ब्लाइंड, सैमसन को अंधा किसने किया? तो फिलिस्टाइंस। सैमसन एग्री टू शो हिज पावर एट द फेस्टिवल ऑफ, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस दोस्तों पूरा स्टडी करके बनाए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों डीपली, तो जनरल क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ही देंगे, डीपली पूछे जाएंगे तो आपको यहां से मिलेंगे। सैमसन एग्री टू शो हिज पावर, एक्चुअली होता क्या है, जब फिलिस्टाइन उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनकी आंखें नष्ट कर देते हैं, फोड़ देते हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। उसके बाद इन लोगों की इच्छा होती है कि ये सैमसन के अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सैमसन इसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगा। लेकिन बाद में
सभी के समझाने पर किसी तरह से वो अपने मन में कुछ प्लान बना करके ये निर्णय करते हैं कि ठीक है, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सैमसन एग्री टू शो हिज पावर एट द फेस्टिवल ऑफ, कौन से फेस्टिवल पर, किस फेस्टिवल पर उन्होंने ये निर्णय किया था कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो दैट फेस्टिवल इज कॉल्ड डैगोन। डैगोन इन द रेस्पेक्ट ऑफ गॉड डैगोन, डैगोन के रेस्पेक्ट में डैगोन फेस्टिवल वहां पर होता है और उसी दिन उन्होंने निर्णय किया था कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। डैगोन गॉड ऑफ फिलिस्टाइंस, ये गॉड ऑफ फिलिस्टाइंस हैं दोस्तों, तो इन्हीं का फेस्टिवल है ये। तो इस फेस्टिवल पर ही सैमसन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। What was the place of Samson? सैमसन का प्लेस क्या था? तो गाजा was the place of Samson. गाजा was the place of Samson. सैमसन एगोनिस्टिस इज एन, कैसा वर्क है दोस्तों? तो हमने आपको बता दिया, मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये मिल्टन का। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कंप्लीटली है, 100% है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें। मिल्टन प्रेजेंट्स कोरस इन, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि मिल्टन ने अपने किस वर्क में कोरस को यानी समूह गान को रिप्रेजेंट किया है। तो और कहीं पर यह आपको देखने को नहीं मिलता। मिल्टन का वर्क सैमसन एगोनिस्टिस कोरस का इसी में इन्होंने प्रयोग किया है। समूह गान के जो कलाकार हैं, कोरस आप समझते होंगे, गायक मंडली, उसका प्रयोग सैमसन एगोनिस्टिस में इन्होंने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। लाइफ ऑफ मिल्टन इज रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? तो आपको मालूम है सैमुअल जॉनसन। एसे ऑन मिल्टन इज रिटन बाय, देखिए दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो मिल्टन से रिलेटेड है। तो जो राइटर होता है टीजीटी में, अक्सर उनसे रिलेटेड कोट या वर्क पूछ लिया जाता है कि ये किसका वर्क है। जैसे पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन लाइफ ऑफ मिल्टन वाला ही पूछ लिया गया था, जो 2013 वाला, जहां तक मुझे ध्यान है 2013 के टीजीटी में। एसे ऑन मिल्टन इज रिटन बाय, तो एसे ऑन मिल्टन ये किसका वर्क है दोस्तों? तो लॉर्ड मैकाले का ये वर्क है। लॉर्ड मैकाले याद रखिएगा। मिल्टन इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स, ये किसका वर्क है? ये आप नोट कर लीजिएगा इनको एक पेपर पे अलग से, जो भी वर्क्स हैं। मिल्टन इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स, ये किसका वर्क है दोस्तों? ये मार्क पेटिसन का वर्क है। मिल्टन इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स, तो आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट एंड द 17th सेंचुरी रीडर इज रिटन बाय, एक ये अगला वर्क है दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट एंड 17th सेंचुरी रीडर, ये बी राजन का वर्क है दोस्तों, बी राजन का। प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है दोस्तों? C.S. लेविस ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखें। मिल्टन नेटिविटी ओड, लिसिडास सोनेट्स इज रिटन बाय, एक पूरा कंप्लीट नेम है दोस्तों यहां तक कि मिल्टन नेटिविटी ओड, लिसिडास और सोनेट्स इज ए वर्क बाय डब्ल्यू बेल। डब्ल्यू बेल का ये वर्क है, मिल्टन नेटिविटी ओड, लिसिडास एंड सोनेट्स। कोमस एंड अदर शॉर्टर पोएम्स ऑफ मिल्टन इज रिटन बाय, कोमस एंड अदर शॉर्टर पोएम्स ऑफ मिल्टन इज रिटन बाय, ये जो वर्क है कोमस एंड अदर शॉर्टर पोएम्स ऑफ मिल्टन, ये किसका वर्क है दोस्तों? ये टिलियार्ड का वर्क है। जो मैंने आपको कोटेशंस बताए हैं, कहीं पर डब्ल्यू बेल, कहीं पर टिलियार्ड, कहीं पर डेविड डैचिस, वो दोस्तों सब इन्हीं वर्क से लिए गए हैं। इनको पढ़कर के ही मैंने आपको वो नोट कराए हैं। मिल्टन इज रिटन बाय, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल एक वर्क है मिल्टन, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा मिल्टन इज ए वर्क बाय,
तो मिल्टन जो वर्क है वो जॉन बैले का वर्क है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, नीचे क्वेश्चन दिया है, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। मिल्टन इज ए वर्क बाय जॉन बैले, ऐसे क्वेश्चंस में ही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने उनको पास पास रखा है ताकि आप इसके अंतर को समझ सकें। मिल्टन इज ए रिटन बाय, तो केवल मिल्टन लिखा होगा दोस्तों, और आपसे पूछेगा किसका वर्क है, तब आप कहिएगा जॉन बैले का वर्क है। टू मिल्टन अगर लिखा हो, लंदन लिखा हो, 1802 इसके साथ में लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये वर्क जो है वो वर्ड्सवर्थ का वर्क है। समझ रहे हैं दोस्तों अंतर? टू मिल्टन, लंदन 1802, खाली लंदन 1800 दिया हो, या टू मिल्टन 1802 दिया हो, या केवल टू मिल्टन दिया हो, तो आप समझ जाइएगा कि टू मिल्टन इज ए वर्क बाय वर्ड्सवर्थ और मिल्टन इज ए वर्क बाय जॉन बैले। Because Milton's human, he must know the best in humanity. Whose comment is this? दोस्तों किसका कमेंट है कि because Milton's human, he must know the best in humanity, क्योंकि जो मिल्टन के ह्यूमन बीइंग हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए ह्यूमैनिटी को, या उनको बहुत अच्छे से समझ है। तो ये किसका कोट है दोस्तों? ये लॉन्ग का कोट है, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग का एक कोट है, बहुत सारे लॉन्ग के कोट हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कोट टीजीटी के किसी भी एग्जाम में डब्ल्यूजे लॉन्ग का नहीं पूछा गया है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत सारे कोट्स इनके हटा दिए हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। द स्पिरिट्स ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन्स इज दिस? किसने कहा है द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी? आपसे पूछा जाएगा इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, किसने कहा है कि जो स्पिरिट ऑफ लॉर्ड है, भगवान की जो स्पिरिट है वो मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे पर है? तो दैट इज सेड बाय मिल्टन। ये मिल्टन का कोट है, मिल्टन ने कहा है। The ode on the morning of Christ's nativity was begun on. The ode on the morning of Christ's nativity कब शुरू हुआ? तो आपको मालूम है 1629 में क्रिसमस डे को इसको लिखा गया है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आपको 100 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।